हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में आपका मुद्रा और बैंकिंग के विषय में पढ़ रहे थे। और सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपका जो हमारी प्राचीन पद्धति थी जिससे हम लोग लेन देन आपका करते थे, विनिमय दर, तो उसको हम लोग आपका देख रहे थे और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस प्रकार से था। हमने कई हेडिंगों को देखा। आज उसका लास्ट पॉइंट देखकर हम लोग फिर नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ अपना रुख करेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। मुझे बताइए बच्चों, किसी भी बच्चों को डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरे को ये भी बता सकते हैं। लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से किसी कोई क्वेरी है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। नहीं तो हम चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसे हम लोग यहाँ तक से देख चुके थे, अब जो है इससे आगे की हम लोग बात करेंगे और इसमें एक एक करके अच्छे से हम सारी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, अब जो है हमें मेनली बात करनी है किस चीज की, इसी में है आपका मैं एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए, सामान्य भुगतान के मानक का अभाव। देख लीजिए, वस्तु विनिमय व्यवस्था में वस्तुओं का भविष्य में दान करने में, इसको लाइन को थोड़ा देख लीजिए, ये वाला छोड़ दे, इसको मैं बाद में कराऊंगा। इस वाले व्यवस्था प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई सर्वमान्य मापक नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गेहूं का लेन देन करना
चाहता है तो उसे गेहूं उपलब्ध हर वस्तु के रूप में पता होना चाहिए। जो अत्यंत कठिन है, जो अत्यधिक कठिन है। इसको कॉपी करिए, आगे बढ़ेंगे। और जो अगला होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों पर हम लोग आपका बात करेंगे। इसको आप लोग सबसे पहले कॉपी करें। करते रहेंगे कॉपी, कुछ भी होगा हम मुझसे आराम से पूछेंगे। इस भुगतान प्रणाली को देख लीजिए, फिर आगे जो है इस पर हम लोग अच्छे से एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। करिए, ताकि हम इस पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे से जान सकें। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकें। हुआ? अब देखिए, गेहूं की उपलब्धता का जो एग्जाम्पल है वो इन्होंने दिया है, इसको समझना है कैसे है। एक 2 मिनट है आपके पास को लास्ट, आप इसको कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कमी, कह सकते हैं कमियां। सबसे पहले कमी में जो पहली इसकी हेडिंग है, ये रूप में समझिए क्या है। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, ये हमको देखना है। ठीक है, देखिए बात कीजिए सबसे पहले वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है एक व्यक्ति के मांग की वस्तु हो, जब तक आवश्यकताओं का इस प्रकार
दोहरा संयोग नहीं है, एक अधिक संयोग नहीं होता है। वस्तुओं की लेन देन नहीं नहीं हो सकती है। उदाहरण समझिए थोड़ा सा। यदि किसी के पास जूता है परंतु वह उसके बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार नहीं है, तो तो विनिमय संभव संभव इसको कॉपी करिए। आगे बढ़ेंगे फिर और आगे देखेंगे। चलिए इसको कॉपी करें। करिए करिए कॉपी करिए। फिर बात करेंगे कुछ अन्य कठिनाई हैं, उन अन्य कठिनाइयों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखेंगे उनका भी, क्योंकि सब महत्वपूर्ण है। जितनी भी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, सब पाठ है परीक्षा का। उनको पढ़ने की, उनको देखने की जरूरत होती है, उनको समझने की। अन्य कठिनाइयों में भी आपके 2 पॉइंट बनेंगे, उसको देख लेंगे। ये देखिए, इसको जो है लास्ट वाला पॉइंट जो है इसको कॉपी करें।
किया बच्चों को पी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्य कठिनाई। अन्य कठिनाई में देखिए, वस्तु विनिमय में ऐसी वस्तुओं का लेन देन में बहुत कठिनाई आती है, इसका विभाजन और उप उप विभाजन नहीं हो सकता है। मान लो एक बैल इक्वल टू 100 किलो गेहूं। 1 किलो बैल इक्वल टू 100 किलो गेहूं, परंतु बैल का मालिक केवल 50 किलो गेहूं खरीदना चाहता है तो वह आधा बैल नहीं दे सकता। आप देखिए, मुसीबत तो है इस थोड़ी सी प्रणाली में। क्या मुसीबत है कि एक बैल इक्वल टू, ध्यान दिया है, 100 केजी, लेकिन जो जो बैल का मालिक है उसको केवल 50 किलो ही वहां पर गेहूं चाहिए। अब गेहूं चाहिए तो ऐसी स्थिति में बैल को आधा तो नहीं कर सकता, तो क्या करे वो? तो ऐसी समस्या जो है वो सामने बनती है। पहले इस पहली कंडीशन को उतारिए, फिर अगले कंडीशन पे चलेंगे। कॉपी करिए इस कंडीशन को, फिर आगे चलेंगे। किया कॉपी?
देखते रहिए आप सभी। चलिए अगला वाला कॉपी करें। एक लाइन है ये तो बस जल्दी हो जाएगी। कर लिया। दूसरे को बढ़ते हैं। देखिए दूसरी पर वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो वह अपने धन को दूसरे स्थान ले जाने में असमर्थ हो सकता है। जैसे कोई अपने खेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड इसको कॉपी करें। करिए कॉपी करिए इसको। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। किया आपने? जल्दी कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न की तरफ और से देखेंगे उस प्रश्न को भी। पढ़ते चलिए, ध्यान दें आगे। प्रश्न देखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका सेकंड प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या क्या है? मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय
प्रणाली की कमियों को दूर करता है। इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हमको फंक्शन जानना है इसका मुद्रा का, कि इसके काम क्या क्या है। फिर मुद्रा किस प्रकार की वस्तु है विनिमय प्रणाली में कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे देखिए, बात करिए मुद्रा के चार मुख्य कार्य हैं। सबसे पहले देखिए, माध्यम के बाद मापक, मानक, भंडार, मुद्रा के प्रमुख कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, ए भाग है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य हम देखिए, ए में क्या है? विनिमय का माध्यम, वी क्या है? मूल्य की इकाई। आगे देखिए, वी क्या है? गौण कार्य। गौण कार्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण कार्य। तो महत्वपूर्ण कार्य में देखिए, ये क्या था? स्थगित भुगतानों का मान। ये क्या है? मूल्य का संचय। क्या है? मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर। ये मेनली कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए। फिर जो उसके डेफिनेशन है उसको, तो आपको ध्यान देना है बच्चों कि हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण था। सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। बाकी कल बात करेंगे, कल देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।